हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एमपीपीएससी 2020 पर टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैंने आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है। और इसका ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं जिसमें कि मैंने वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 में आने की संभावना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो सारे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर जो भी प्रश्न बनने हैं वो सारे क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी एमपीपीएससी 2020 के, ठीक है ना, स्पेशल कमीशंस पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर कर सकें। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहें। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन आपको क्लिक करना है, देन आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये थर्ड पार्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का। अगला प्रश्न आ गया, ये पहला प्रश्न है इस वीडियो का। वीडियो को अंत तक देखिएगा। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, जो वार्षिक रिपोर्ट है, वो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है राज्य सरकार के सामने राज्य आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन या फिर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि जो राज्य आयोग है, ठीक है ना, ये राज्य जो आयोग है, राज्य मानव अधिकार आयोग जिसे बोलते हैं, इसका गठन कौन करता है? राज्य में राज्य सरकार करता है। इसलिए इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होती है और जो पूरा का पूरा कार्य होता है वो राज्य सरकार के प्रति ही होता है और राज्य सरकार को ही इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय या फिर केंद्र का वित्त आयोग? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? जो कि संवैधानिक संस्था नहीं है, तो वो है राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखेगा। स्वायत्त संस्था है ये, ठीक है ना, और धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया है, ठीक है, संविधान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति एस एस काग या फिर न्यायमूर्ति वेंकट चलैया? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आ गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा में मानवाधिकार आयोग जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है के कार्य और शक्ति का उल्लेख कौन सी धाराओं में है? धारा 12-14, धारा 12-13, धारा 11-12-13 या फिर धारा 11 या 122? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है धारा 12-13 में इनकी शक्तियों का उल्लेख है, जो कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा है, उसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्य और शक्तियों का पूरा उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मानव अधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं, तो क्या होता है उसके लिए? प्रेरक तत्व होते हैं, प्रेरणा के आधार होते हैं, या मूल आधार होते हैं, या फिर केंद्र बिंदु? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मूल आधार होते हैं किसी भी सुसंस्कृतिक समाज का, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मानव अधिकार आयोग की वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को पद मुक्त किया जा सकता है? कौन सी धारा है? धारा 25, 23, 30 या फिर 12? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है धारा 23 के अंतर्गत, ठीक है, राज्य आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य को पद मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए निम्न में से कौन अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री या उपयुक्त? जो ऊपर दिए हुए हैं वो दोनों विकल्प सही हैं, तो इसका सही विकल्प है राज्यपाल, ठीक है ना। दिस इज द
करेक्ट आंसर। राज्यपाल मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किस धारा के तहत मानव अधिकार आयोग के सदस्य लोक सेवक माने गए हैं? मतलब कौन सी धारा है जो कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा है, उसमें से कौन सी धारा है? तो आ, बा, सा, दा, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? किस धारा के तहत ये लोक सेवक माने गए हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वह है धारा 39। धारा 39 के तहत, ठीक है, जो राष्ट्रीय और या फिर राज्य मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं वो लोक सेवक माने गए हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें, पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आ, बा, सा या फिर दा? कौन सी डेट है इसकी, ये आपको बतानी है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 10 दिसंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेज हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन जरूर बनते हैं
जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो वो भी आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के उपबंध नियम निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत किए गए हैं? ठीक है, बताइए अध्यक्ष और सदस्यों की जो उपबंध है, सेवाओं के उपबंध, वो कौन सी धारा के अंतर्गत किए गए हैं? आ, बा, सा या फिर दा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका धारा 26 के अंतर्गत, ठीक है, इनकी सेवाओं के उपबंध किए गए हैं। ये आपको बिल्कुल जितनी भी धारा है, किस धारा के अंतर्गत में कौन से सदस्य और अध्यक्षों का कार्य है वो आपको याद करना है। जितने भी कमीशन है सभी में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो मैंने पूरे के पूरे कमीशन पर आधारित एमसीक्यू सीरीज बनाए हुए हैं, वहां से आप बिल्कुल देखिए, यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल कमीशन बेसिस। ठीक है ना, आप बिल्कुल प्रीलिम स्टडी की जो प्लेलिस्ट है वहां से पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कौन सी धारा के तहत राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है? आ, बा, सा या फिर दा? सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है धारा 28। धारा 28 के तहत राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष के अलावा इसमें कितने सदस्य होते हैं? आयोग में 6, 8, 7 या फिर 9? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 7। जो 7 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा, यानी कि 1+7, ये पूरी टीम होती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। अगला प्रश्न आ गया 13वां, किस धारा के तहत राष्ट्र आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करता है? आ, बा, सा या फिर दा? तो कौन सा विकल्प है इसका? कौन सी धारा है जिसके तहत जो आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है? और केंद्र सरकार को कौन सा आयोग करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसका जो सही विकल्प है वो है धारा 20। धारा 20 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन या फिर अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत आयोग की महासचिव की नियुक्ति की जाती है? आयोग में जो महासचिव होता है उस महासचिव की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? आ, बा, सा या फिर दा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बा। धारा 11 के तहत आयोग में महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय दंड संहिता में धारा 75, 175, धारा 178, 179, 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय के अंदर आता है, रेवेन्यू न्यायालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है रेवेन्यू। जो रेवेन्यू न्यायालय होता है उसके अंतर्गत ये पूरी धाराएं होती हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। धारा 175, 178, 179, 180 और धारा 128। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं मेरे लिए। उसके बेसिस पे ही मैं अपनी सीरीज लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी के अलावा अन्य स्टेट की पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे इस वीडियो को देखकर अपने सारे कमीशंस के जो फैक्ट्स हैं एमसीक्यू सीरीज को वो कंप्लीट कर पाएं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार मेरे चैनल को ट्यून करके देखते रहिए। उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये एमपीपीएससी की स्पेशल सीरीज जो चल रही है टॉपिक वाइज उसको यहीं खत्म करता हूँ। ये वाला वीडियो की अगला वीडियो फिर मैं लेके आऊंगा आपको कमीशंस पर, जो कि एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी लगातार जब तक कि ये पूरे कमीशंस के क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते हैं। स्पेशल सेगमेंट है इसलिए लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।